तो रियल ग्लोबल स्टडीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ईंटें मनके तथा अस्थियाँ, हमारे क्लास 12th के हिस्ट्री के पहले बुक के पहले चैप्टर का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके उसे देख सकते हैं। आज हम इसके आगे जानेंगे। आज हम ये जानेंगे कि यहाँ की जो बस्तियाँ हैं वो कितने प्रकार में बांटी गई। तो यहाँ की बस्तियों को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला जिसे हम दुर्ग कहते हैं और दूसरा जिसे हम निचला शहर कहते हैं। तो पहले हम दुर्ग की बात करते हैं। दुर्ग जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर बनी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था जो इसे जो है निचले शहर से अलग करता था। इसी के दीवार जो था उसे निचले शहर से इसको अलग करता था, इस बस्ती को। और दुर्ग में ही एक माल गोदाम मिला। माल गोदाम जहाँ पे ये लोग अनाज का भंडारण करते थे, तो यहीं पे दुर्ग में मिला है। तो दुर्ग में ये लोगों ने इसलिए बनाया था क्योंकि दुर्ग चूँकि ऊंचाई पर बनाया गया था और अगर कभी मान लीजिए बाढ़ आए तो वो अन्न को कोई क्षति नहीं पहुँचे, इसलिए इसे ऊंचाई पर दुर्ग में माल गोदाम बनाया गया था। माल गोदाम का निचला हिस्सा ईंट से बना था। इसके साक्ष्य मिले हैं। इसका ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया, जो शायद लकड़ी से बना हुआ होगा, इसीलिए नष्ट हो गया, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। यहाँ पे माल गोदाम के साथ साथ एक स्नानागार भी मिला था दुर्ग में। यहाँ बहुत ही बड़ा विशाल स्नानागार मिला था। यह आंगन के बीच में एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। ये जो जैसे आज स्विमिंग पूल होता है ना हम लोग के टाइम में, वैसे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल से बहुत ज़्यादा बड़ा, जहाँ पे लगभग 400-500 लोग एक साथ नहा सकते हैं, उतना बड़ा आयताकार जलाशय मिला। जलाशय तक जाने के लिए इसमें सीढ़ी बनी थी। जलाशय से पानी एक बड़े नाले के द्वारा बहा दिया जाता था। जलाशय के चारों ओर जो है नाला बना हुआ था और वो नाले से है ना एक गलियारे से घिरा हुआ था और वो छोटी नाली से बड़ी नाली में यहाँ के पानी को बहा दिया जाता था। यह एक बहुत ही अनोखी संरचना है। संभवतः इसका उपयोग अनुष्ठान के स्नान के लिए किया जाता होगा, क्योंकि इतना बड़ा नाला का क्या काम होगा, वही कोई अनुष्ठान पूजा पाठ ये वगैरह कुछ होता होगा उस टाइम में, उसी के लिए इतना बड़ा स्नानागार जिसमें लोग इतना सारे लोग एक साथ नहाते होंगे, इसीलिए वहाँ पे ये बनाया गया होगा, वरना इतने बड़े स्नानागार की तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं स्नानागार आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से वो दिखता था। ये देखिए, जैसे मैंने बोला ये बहुत बड़ा, अभी तो फोटो में चूँकि आपको छोटा दिख रहा है, वरना ये बहुत बड़ा है। इसमें एक साथ लगभग 400-500 लोग एक साथ नहा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ सीढ़ी बनी हुई है, जैसा कि मैंने वहाँ बताया कि सीढ़ी यहाँ स्नानागार में जाने के लिए बना गया था। और इसके चारों बगल जो है छोटे छोटे नाले बनाए गए थे और ये इसका पानी को वही नाला में बहा दिया जाता था और ये छोटे नाले से पानी बड़े नाले में चला जाता था। तो अब दुर्ग के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब चलिए चलते हैं हम दूसरा जो है निचला शहर, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो निचला शहर, ऐसा माना जाता है कि निचले शहर में आवासीय भवन थे, वहाँ लोग रहते थे निचले शहर में। निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में बसा था। दुर्ग जो है वो ऊंचे पर तो बसा था लेकिन बहुत ही छोटा था वो, और ये निचला शहर जो ये नीचे था लेकिन ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र में बसा था और यहाँ बहुत सारे आवासीय भवन थे जहाँ लोग रहते थे। निचले शहर को भी दीवारों से घेरा गया था, जैसे कि दुर्ग को भी दीवार से घेरा गया था जो निचला शहर को दुर्ग से अलग करता था जो दीवार, वैसे ही निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था। यहाँ भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। यह चबूतरे नींव का काम करते थे। इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। बहुत सारे लोगों का ज़रूरत पड़ा होगा इसमें, निचला शहर को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी होगी, बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पॉपुलर चीज़ है वो है जल निकासी की सभ्यता, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो जल निकासी व्यवस्था जो है बहुत ही अनूठी थी हड़प्पा व्यवस्था की। और हड़प्पा शहरों में नियोजन के साथ जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया। ग्रिड मतलब ये जो एक दूसरे को समकोण में काटती थी, जैसे कि एक रोड ऐसे गया
तो ये दूसरा रोड जो ऐसे आएगा, इस समकोण में दूसरा रोड एक दूसरे को काटेगा। ये नहीं कोई रोड ऐसे निकल रहा है, कोई रोड ऐसे निकल रहा है, ऐसे नहीं। एक रोड ऐसे निकला, दूसरा रोड ऐसे निकलेगा, तीसरा रोड ऐसे, सभी रोड एक दूसरे को समकोण में काटते थे। उसी को ग्रिड पद्धति कहते हैं। तो सड़कों और नालियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसा मैंने आपको अभी बताया। हड़प्पाई भवनों को देखकर ऐसा पता लगता है कि पहले यहाँ नालियाँ के साथ साथ गलियाँ बनाई गई। उसके बाद गलियों के अगल बगल मकान बनाए गए। मतलब कि पहले यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ एक नालियाँ बना दी गई, यहाँ एक रोड बना दिया गया, उसके बाद फिर यहाँ भी एक नालियाँ ऐसे बना दी गई, और उसके बाद यहाँ पे एक रोड ऐसे बना दिया गया। पहले नालियाँ और रोड बना दी जाती थी, उसके बाद यहाँ पे ऐसे घर बसाया जाता था। यहाँ पे ऐसे पहले नालियाँ, ये नहीं पहले घर बस गए उसके बाद नालियाँ रोड, पहले नालियाँ और रोड बनाई जाती थी, उसके बाद घर बसाया जाता था और लोग यहाँ पे रहते थे। प्रत्येक घर का गंदा पानी इन नालियों के जरिए बाहर चला जाता था। यह नालियाँ बाहर जाकर बड़े नालियों में मिल जाती थी। रोड के जो छोटे नालियाँ हैं, यहाँ से घर के पानी को छोटे नालियों में बहाया जाता था, और बाद में ये बड़ी नालियों में मिल जाती थी, और बड़े नाली का सारा पानी नगर से बाहर चला जाता था। तो ये हड़प्पा सभ्यता का जो जल निकासी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और हमें कुछ सीखना चाहिए हड़प्पा सभ्यता से, क्योंकि अभी अगर थोड़ा सा भी पानी पड़ता है तो हमारे रोड सब पर ऐसे पानी लग जाते हैं। और हड़प्पा सभ्यता जो कि आज से लगभग 5-8 हज़ार साल पहले की बात है, तभी पानी पड़ते थे और रोड पे से पानी गायब हो जाते थे। और हम लोग अभी भी ऐसा नहीं कर पाए। ज़रा सा पानी पड़ती है, हमारे रोड पे पानी लग जाती है। तो हमें कुछ इससे सीखना चाहिए कि वो लोग कैसे कर लेते थे इतना कुछ। तो गृह स्थापत्य कला के बारे में, मोहनजोदाड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ के आवास में एक आंगन और उसके चारों ओर कमरे बने थे। जैसा कि अभी भी अगर आप गाँव में जाते होंगे और गाँव का कोई पुराना घर अगर आप देखे होंगे तो अभी भी आपको पता चलेगा कि वहाँ ऐसे बीच में ऐसे आंगन बना दिया जाता था और चारों बगल ऐसे घर बना दिया जाता था। चारों बगल ऐसे घर है, बीच में एक ही आंगन, और वहाँ पे सब लोग मिल के रहते थे, बीच में ये आंगन हो जाता था। यही पहले हड़प्पा सभ्यता में होता था। आजकल तो सब अपना अपना घर बनाते हैं, अपना अपना आंगन बनाते हैं, लेकिन उस टाइम में बीच में एक आंगन बना दिया जाता था और चारों बगल से घर अलग अलग आदमियों के होते थे। आंगन खाना बनाने और कटाई करने के काम आता था। वो आंगन में एक साथ सभी लोग खाना वाना बनाते थे चूल्हे सब पे। यहाँ एकांतता, प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था। सभी का प्राइवेसी बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पे भूमि तल, ग्राउंड लेवल पर बनी दीवारों पर खिड़कियाँ नहीं होती थी। ग्राउंड फ्लोर जो है उस पर जो घर होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे एक भी खिड़कियाँ आपको नहीं मिलेगी। हालांकि इसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे आपको खिड़कियाँ मिलेगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आपको एक भी खिड़कियाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्राउंड, ताकि अगर कोई ये सड़क से जा रहा है, ठीक, अगर यहाँ पे ऐसे खिड़की दे देंगे तो ये सड़क वाले झांक सकते हैं अंदर, लेकिन अगर खिड़की ये नहीं रहेगी तब तो वो नहीं झांक सकते हैं अंदर। तो प्राइवेसी का ध्यान रखने के लिए नीचे में खिड़की नहीं बनाया जाता था। हालांकि अगर ऊपर में खिड़की रहेगा तो ये नीचे वाला ऊपर तो नहीं झांक पाएगा ना, इसलिए ऊपर में खिड़की बनाया जाता था, लेकिन नीचे में खिड़की नहीं बनाया जाता था। मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन को नहीं देख सकता था। यहाँ प्राइवेसी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। यहाँ पे हर घर में एक स्नान घर होता था जिसमें ईंटों का फर्श होता था। स्नान घर का पानी नाली के जरिए सड़क वाली नाली पर बहा जाता था। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ की नाली के बारे में, वही नाली में यहाँ के पानी को बहा दिया जाता था। कुछ घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। बहुत सारे घर में सीढ़ियाँ भी मिली हैं और कई घर में कुएं भी मिले हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता में कितने कुएं मिले हैं, तो इसका आंसर है 700 के लगभग। पूरा कंफर्म नहीं है लेकिन लगभग 700 है। लगभग 700 हड़प्पा सभ्यता में मिले थे। अब बात करें हड़प्पाई समाज में भिन्नता का अवलोकन के बारे में कि क्या क्या भिन्न था वहाँ पे। हर समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं होती है। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई मिडिल क्लास लोग होता है। हर समाज में भिन्न होती है, तो हड़प्पाई समाज में भी भिन्नता थी।
तो इन भिन्नताओं को जानने के लिए इतिहासकार कई तरीकों का प्रयोग करते हैं। इन तरीकों में से एक है समाधान का अध्ययन। अब समाधान क्या होता है? जब कोई आदमी का देहांत हो जाता है तो उसका जो अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार विधि, उसी को समाधान कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में लोग अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफना कर करते थे। हालांकि कई लोग जलाकर भी करते थे, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में दफना कर लिखा हुआ है, तो आप दफना कर ही याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में लोग अंतिम संस्कार दफना कर करते थे। कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि कई कब्र की बनावट एक दूसरे से भिन्न है। कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई थी, कई कब्रों में मिट्टी के बर्तन मिले। शायद वो लोग ये मानते हो कि ये मिट्टी के बर्तन काम आएंगे इन्हें ज़मीन के अंदर, या फिर ये भी हो सकता है कि वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे। और कई कब्र में आभूषण भी दफना दिए जाते थे। आभूषण जो है वो औरत और मर्द दोनों के कब्र से मिला, यानी कि उस टाइम में औरत और मर्द दोनों आभूषण पहनते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि दोनों में आभूषण मिले। अब हम बात करते हैं विलासिता यानी लग्जरियस की वस्तुओं की खोज कैसे करते हैं इतिहासकार। सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक तरीका है उपयोगी और विलास की वस्तुओं का अध्ययन। उपयोगी वस्तुएं वह होती है जो रोज़मर्रा के उपयोग में लाई जाती है, जैसे चिकिया, मिट्टी के बर्तन, सुई आदि। ये वस्तुएं पत्थर या मिट्टी जैसी सामान्य पदार्थ से बनाई जाती है। यह वस्तु, यहाँ बस्तियाँ लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ वस्तुएं होगा। यह वस्तुएं सामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध थी। ऐसी वस्तुओं जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ना हो, जो महंगी तथा दुर्लभ हो, ऐसी वस्तुओं को पुरातात्विक कीमती मानते हैं, जैसे फायांस के पात्र। अब फायांस के पात्र क्या होता है ये भी आपको हम बताएंगे आगे कि फायांस का पात्र के फायांस क्या होता है, ये भी हमको आपको आगे बताएंगे। पहले ये देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल, जैसे लोथल जो अभी गुजरात में, कालीबंगा जो राजस्थान में, कालीबंगा में ही पहली बार खेत जुता हुआ मिला था, खेत जुते हुए का साक्ष्य मिला था, राजस्थान में वो है। नागेश्वर गुजरात में, धौलावीर ये भी गुजरात में, चहुंद्रो जो कि अभी पाकिस्तान में, चहुंद्रो यहाँ शिल्प किला का मिला था। बालकोट ये भी पाकिस्तान में है। कोट दीजी ये भी पाकिस्तान में है। राखी गढ़ी ये हरियाणा में, हमारे इंडिया में। और बनावली ये भी हरियाणा में। सुरकोटरा ये गुजरात में है। रोपड़ ये पंजाब में है। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में, मांडा ये कश्मीर में है। और सटका गेंडोर जो पाकिस्तान में है। तो ये तो हो गया। तो हम आगे देखते हैं शिल्प उत्पादन। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो चहुंद्रो है, ये चहुंद्रो यहीं पे शिल्प उत्पादन का मिला है सबूत। तो अब ये शिल्प उत्पादन जो चहुंद्रो नामक स्थान, ये देखिए चहुंद्रो नामक स्थान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। शिल्पकार क्या थे? मनके बनाना, मोती जो होती है, मोती सब जो माला में लगी होती है उसी को मनके कहते हैं। मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कार्य, मुहर निर्माण, बाट बनाना, ये सब शिल्प कार्य में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 4 भी बहुत जल्द आएगा, जिसमें हम और भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।